हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जिंदाबाद। जबरदस्त अपना एंजॉय कर रहे होंगे वेकेशन का। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा ये वेकेशन टॉपर कैम 55 फर्स्ट में से चल रहा है और आज इसका हमारा डे 15 है, जिसमें हम ट्राइंगल का जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है बेटा उसको हम लेकर के आए हैं। तो आप बने रहिए इस सीरीज में, पूरा आपको बहुत फायदा होगा और आप 2 महीने के बाद यानी कि आप जब जुलाई में अपना स्कूल वापस ज्वाइन करेंगे, हॉस्टल में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये सीरीज कंप्लीट दे रहा हूं बेटा। चलिए, तो मैंने आपको बेटा ट्राइंगल में क्या कराया था। ट्राइंगल में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता चुका था कि ट्राइंगल क्या होता है, उसके एल्टीट्यूड, मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें मैं डिस्कस इससे पहले वाले लेक्चर में कल कर चुका था। आज मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे थेल्स थ्योरम बेस्ड, बट बेटा वो मैंने जो है वो थ्योरम आपको ड्राइव नहीं कराया था। आज बात आएगी बेटा उस थ्योरम को ड्राइव करने की, कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है और उसको लेकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो चलिए, अब देखिए जरा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। देखिए, एक मिनट। यस, चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ है सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको मैंने कल आपको बता दिए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बट बेटा इसका डेरिवेशन नहीं कराया था। डेरिवेशन में करना क्या है, ये इसका बेटा कन्वर्स होता है। दोनों ही थ्योरम आपको मैं ड्राइव करके बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझ लेना। चलिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर्स टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो पॉइंट पर वो लाइन दोनों साइड्स को कट करती है, देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि अगर हमने, देखिए जरा, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। डीई आपको ये नजर आ रहा है बेटा, और ये आपका बीसी है। ये दोनों ही कैसे हैं बेटा? हमारे पैरेलल हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। तो प्रूव क्या करना था? प्रूव ये करना था कि ए डी अपॉन डी बी होगा एंड ए सी ए ई अपॉन ई सी होगा। दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कलर कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। कलर कॉम्बिनेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है बेटा तो मुझे बता देना। ये येलो कलर ले लेते हैं। चलिए, मैं आगे बात करूं। कंस्ट्रक्शन मुझे क्या करना था बेटा, कि देखो ध्यान से समझना, पहले तो बी से ई को ज्वाइन करा दिया है और डी से मैंने सी को ज्वाइन करा दिया है। ये एकदम बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। सर बी से ई को ज्वाइन करा दिया और डी से सर मैंने सी को ज्वाइन करा दिया। फिर क्या करना था सर? ई एम परपेंडिकुलर बी ए बनाना था, यानी कि बेटा मैंने एक परपेंडिकुलर भी बनाया हुआ है। ये सब करना पड़ता है मतलब ड्राइव करने के लिए, और ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है उस पर। इसी तरीके से डी एन भी एक मैंने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। ये इनकी क्या हेल्प होगी हमें, मैं सारी चीजें आगे बताने वाला हूं। अब एक्चुअल में आपको ई एम परपेंडिकुलर ए बी, ई एम परपेंडिकुलर ए बी, इसको आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर मैंने ई एम परपेंडिकुलर ए डी पर डाला हुआ है तो इट इज इम्प्लाइज दैट ई एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। क्योंकि अगर ध्यान से देखिए जरा, एडी जो है इज द पार्ट ऑफ, या फिर हम ये बोल सकते हैं एडी एक्सटेंडेड टू बी। इट इज इंप्लाइज दैट, पहले से समझिए, इफ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी, इट इज इंप्लाइज दैट ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसी तरीके से बेटा हमारा डी एन भी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा, क्योंकि ए और ई पर तो परपेंडिकुलर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बात क्लियर समझ में आ रही है तो बताइए, आगे बढ़ जाते हैं। थंब करते जाइए समझ में आ रहा तो। अब बात करते हैं बेटा, ये प्रूफ करने के लिए मुझे सिंपल सा फंडा क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे इसमें चीजें मुझे अप्लाई करनी पड़ती हैं। चलिए, अब एक चीज देखिए, मेरे पास
दो ट्राइंगल हैं बेटा, दो ट्राइंगल कौन सा है सर? एक ट्राइंगल है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, मुझे दिख रहा है कि एडीई ट्राइंगल में ई एम जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है एडी पर। अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई निकाल सकता हूं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई कैसे मिलता है बेटा, आपको पता होगा, बेस इंटू हाइट मिलता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेटा बेस कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी सर, ई एम हो जाएगी। बोलिए आया कि नहीं समझ में? इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट बना दिया है, यहां तक तो किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, इसके बाद मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, मुझे एक ट्राइंगल और दिख रहा है, इन ट्राइंगल डी बी ई या बी डी ई, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, बी डी ई। और इसके अंदर सर मुझे ये नजर आ रहा है कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या हाइट है इस ट्राइंगल की, देखिए जरा मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए इधर साइड में बना के दिखा देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ इस तरीके से ये लाइन है ए बी, यहां पर लाइन है बेटा ई, और यहां पर लाइन है ई को मिलाती हुई डी, जो कि हाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो सर हाइट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसकी, सर हाइट को रिप्रेजेंट ये वाली जो ई एम है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सर कौन सी वाली, सर यहां पर जो मैंने ई एम बनाया है अभी, ई एम जो बनाया है यहां पर जो ई है सर, यही इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि ट्राइंगल मेरा सर बी डी ई है, तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है बेटा वो ये है। आपको पता होगा किसी भी ट्राइंगल की हाइट हम उससे बाहर जाके भी परपेंडिकुलर लेके निकाल देते हैं। बात क्लियर है? मैं इसको हटा देता हूं, ये आपके काम की चीज नहीं है। चलिए अब देखिए जरा आगे क्या होगा। तो सर बीडीई का मुझे ये तो समझ में आ गया कि जो हाइट है सर, हाइट है, वो हाइट जो है वो क्या है, हाइट जो है वो सर मेरा ई एम ही है। बात क्लियर हो गई? तो सर इसका भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो सर इसका भी ट्राइंगल का एरिया तो वही होगा, बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा बेस कितना हो जाएगा इस बार सर, बेस बी डी हो जाएगा, तो बी डी लिख दिया सर मैंने, इंटू हाइट तो सर वही ई एम हो रहा है, वही लिख दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया सर। अगर सर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया ऑफ, ध्यान से समझिए जरा, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं बेटा तो हाफ से हाफ डिवाइड होने पर खत्म हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी आ जाएगा। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग लिख देना बेटा यहां पर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। उसके बाद बेटा मेरा ईएम से ईएम कैंसिल हो जाएगा, तो सर मेरे पास ये सब कुछ मुझे मिल गया। यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है, एडी अपॉन बीडी मिल गया। प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन बीडी तो मिल गया, लेकिन अब मुझे जो प्रूफ करना है सर, वो जो प्रूफ मुझे करना है वो ये करना है कि सर ए ई अपॉन ई सी भी मुझे मिल जाना चाहिए। बेटा वो भी मिलेगा, देखिए जरा कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा जरा देखिए। उसको भी देखने के लिए हमें ऐसा ही कुछ, चलिए अब मैं बात करता हूं इस बार सर, फिर से देखिए जरा क्या मिलने वाला है मुझे। सर इस बार मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला है कि अगर मैंने बात करी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, तो सर मुझे ऑलरेडी पता है, हाफ इंटू बेस कितना है। इस बार सर मैं इसका बेस ए ई लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ए ई लिखता हूं सर, ए ई लिख देता हूं। सर हाइट क्या हो जाएगी, सर ए ई पर जो परपेंडिकुलर मैंने डाला हुआ था वो डी एन था, क्या था सर, वो डी एन था। तो मुझे ये तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया सर। सेकंड कैसे मिलेगा सर, सेकंड मिलेगा बेटा, इस बार हमने लिया था बीडीई, अब मैं क्या ये नहीं ले सकता हूं सीईडी, यस, इन ट्राइंगल
सी डी ई, ध्यान से समझना, वही कहानी सेम। ये ट्राइंगल है, इसकी हाइट यही डी एन रहने वाली है, तो मैं बोलूंगा बेटा हाइट इक्वल टू डी एन। क्लियर हो गया बात? अब देखिए जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू, आपको पता है सर, हाफ इंटू, इस इक्वेशन को मैंने क्या बोला बेटा, अभी यहां पर मैं दो इक्वेशन सोल्व करके ये थर्ड निकाल चुका था, तो मैं इसको फोर्थ बोल देता हूं बेटा, ठीक है। अब फिफ्थ इक्वेशन देखिए, बेस क्या होगा सर, बेस तो सी ई रहेगा, या ईसी बोल सकते हैं या सीई बोलो, एक ही बात है। क्या बोलो, ईसी बोलो या सीई बोलो, एक ही बात है। हाइट क्या है सर, वो तो डीएन है। अब मैं यहां पर भी क्या बोलूंगा इसको, सर इक्वेशन नंबर ये 4 था तो ये 5 हो गया। अगर 4 को मैंने 5 से डिवाइड किया, क्या किया, अगर मैंने 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को 5 से डिवाइड किया, ऑन डिवाइडिंग 4/5, तो क्या मिलेगा बेटा, वो ये मिल जाएगा सर, एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सीडीई इक्वल टू, सर ये देखिए जरा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, खत्म कहानी। सर ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा, यस, ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई में डी एन अपॉन डी एन भी तो आएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सर ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 6। अब अगर मैं सर इन दोनों को ध्यान से देखना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिल चुका है, जरा आप ही मुझे बता दीजिए बेटा, क्या मिल गया। अब मुझे केवल ये दिख रहा है सर, यहाँ बीडीई है और यहाँ पर सीडीई है। अब इसके लिए मैं स्पेशल केस कर देखना चाहता हूं बेटा, ध्यान से देखिए, हमको क्या पता है, वी नो दैट डीई पैरेलल टू बीसी, बात क्लियर है, एंड ट्राइंगल बीडीई बीडीई एंड ट्राइंगल सीईडी बोथ हैव सेम बेस, दोनों का बेस सेम क्या है, सॉरी हाँ, बेस सेम क्या है, डीई है, सेम बेस डीई, एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस दोनों क्या है, डीई एंड बीसी। अगर ऐसा केस होता है तो इट इज इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ सीईडी बोथ आर इक्वल होता है बेटा। इस केस में याद रखना, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बने हुए हैं और दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं, तो बेटा उन दोनों का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। अब दोनों का एरिया इक्वल होता है तो मैं ये कह सकता हूं सर, इन ट्राइंगल या इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी कैन रिप्लेस, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर 7 बोल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 रिप्लेस द वैल्यू या फिर चेंज द वैल्यू या पुट द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल बीडीई, एरिया ऑफ बीडीई। तो बेटा एरिया ऑफ बीडीई की जगह पर मैं सीईडी लिख सकता हूं। इस वाले में देखो जरा ध्यान से, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं अभी मैं। तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 में क्या चेंज मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई की जगह पर आ जाएगा बेटा सीईडी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, एडी अपॉन बीडी के इक्वल है। बात क्लियर हो रही है तो बताइए जरा, थंब कर दीजिए, थंब कर दीजिए बेटा अगर समझ में आ गई तो। समझ में आ गई तो अब कहानी देखिए, यहां से यहां क्या होने वाला है। सर ये होने वाला है कि ये इसका जो एलएचएस है और इसका जो एलएचएस है सर, वो दोनों बराबर हैं। बराबर हैं तो इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। बात क्लियर है सर। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, on putting the value of LHS from third in 6 we get, अब देखिए हमको रिजल्ट क्या मिल गया। तो रिजल्ट मिल गया बेटा मुझे यहां से एडी अपॉन बीडी इक्वल टू, यहां से मिल गया मुझे ए ई अपॉन ईसी।
अब आप चेक कर लीजिए, जो मुझे प्रूफ करना था वही मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा? जरा चेक करिए, जो मुझे चाहिए था वही मिल गया कि नहीं मिल गया? हेंस प्रूफ, ये मेरा बेटा कौन सा थ्योरम है? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं बेटा। ये आपका प्रूफ हो चुका है एकदम क्लियरली। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बेटा मैं नोट्स आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूं, वहां आपको हर चीज मिल जाएगी। बात क्लियर हो रही है तो थंब कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब है बेटा इसका एक बेसिक यानी कि कन्वर्स है। कन्वर्स के केस में क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा है। उल्टा ये है कि बेटा अगर अगर ये जो डीई लाइन है वो इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो प्रूव करिए कि बेटा वो लाइन जो है वो पैरेलल होगी। बात क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बताइए जल्दी से, नहीं आ रही क्या? फिर से समझिए। इस ट्राइंगल में ये बोला गया है बेटा, इस ट्राइंगल में ये बोला गया है सर, ये जो डीई लाइन है ये वाली, अगर ये लाइन इन दोनों साइड को यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो फिर प्रूफ करिए सर कि ये जो DE लाइन है वो पैरेलल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज DE नॉट पैरेलल BC। ये जो DE है ये BC के पैरेलल नहीं है, ये हमने सपोज किया है। नाउ कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ अ लाइन, पैरेलल टू BC। इट मींस अब हमने बेटा एक लाइन खुद से बनाया है और उस लाइन को मैंने नेम दिया है DE डैश। पैरेलल है ये किसके बेटा? BC के। ये मैंने खुद से बनाया है। अब अगर मैंने ये बनाया है तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो E डैश है और जो E पॉइंट है, अगर बेटा ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये लाइन जो है वो DE डैश और DE दोनों ही लाइन बराबर हैं, और बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो पैरेलल होगी। सर लेकिन वो प्रूफ कैसे होगा? बेटा प्रूफ तो ऐसे होगा कि मुझे ऑलरेडी पता है, वी नो दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो मुझे गिवन है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया मैंने जो गिवन है। नाउ अगर हमने ये पैरेलल बनाया है तो इट इज इंप्लाइज दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये होगा। बात क्लियर है? बात तो क्लियर है कि नहीं है बेटा? ये मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। बात क्लियर है सर? अब मैंने इक्वेशन सेकंड तो बोल दिया सर, लेकिन मैं एक काम करता हूं कि इक्वेशन नंबर सेकंड में से AD अपॉन DB का वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा बेटा? तो हमें यह मिल जाएगा कि जो AE डैश अपॉन E डैश C है, ये बेटा AE अपॉन EC के बराबर है। लेकिन सर अभी भी हम श्योर नहीं हो रहे, हम ये कैसे बोलेंगे ये कोइंसाइड हो रहा है? यस। तो बेटा एक काम ये करते हैं सर, इन दोनों तरफ हमें क्या करना है बेटा? +1 कर देते हैं। सर +1 करने के बाद क्या होगा? तो देखिए जरा क्या होगा। +1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो E डैश C बेटा यहां पर जाएगा और नीचे E डैश C मिलेगा इक्वल टू, ऊपर देखिए जरा, AE प्लस EC हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? आप 10th क्लास में आ चुके हो सर, ये मत बोलना ये कैसे आ गया। एलसीएम लेके कर सकते हो ना, इसके नीचे 1 लिखा, इसके नीचे 1 लिखा, एलसीएम ये आ गया, सब कुछ आपको आता है। फिर क्या हो गया सर? बेटा अगर इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो रिजल्ट बताइए मुझे क्या मिल रहा है? सर रिजल्ट ये मिल रहा है कि ये वाला जो बन गया पूरा, क्या बन गया? ये AB बन गया, ये AE डैश और E डैश C, AC बन गया सर। तो यहां पर तो AC अपॉन E डैश C आ गया सर, और यहां भी सर AC ही बन रहा है,
और यहाँ पर ई सी आ गया। अब चलिए यहाँ पर एक बात आती है सामने, बात ये आती है सर, अगर मैंने यहाँ पर ए नंबर को 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर ए नंबर को 2 से डिवाइड किया, तभी तो आंसर मेरा बराबर आएगा। ऊपर वाले नंबर अगर बराबर हैं सर, तो नीचे वाला नंबर भी बराबर होना चाहिए, तभी रिजल्ट बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मारो दिल फेंक के अगर आ गया तो समझ में आया, समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर बेटा मेरा न्यूमरेटर इक्वल है दोनों तरफ, इसका मतलब ये है, और रिजल्ट भी इक्वल आ रहा है, तो डिनोमिनेटर भी मेरा इक्वल होगा। फिर से देखिए, अगर बेटा मेरा यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, अगर मैं यहां बेटा 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आंसर बराबर आएगा। ये वही तो प्रूफ कर रहा है। अगर बेटा यहां 3 से कर दिया तो ये बराबर थोड़ी होगा, कैसे इक्वल हो जाएगा आप बताइए। मैं पागलों वाली बात क्यों करते हो? बात क्लियर है ना? तो यहां से सर ये क्लियर हो गया, ई डैश सी इक्वल टू ई सी है बेटा। अब तो समझ में आ गया सर कि ई की जगह पर बार बार ई डैश ही आ रहा है। इट इज इंप्लाइज दैट ई डैश एंड ई बोथ आर कोइंसाइड। बात क्लियर हो गई बेटा? अगर ये बोथ कोइंसाइड कर रहे हैं तो हेंस प्रूफ हमने क्या माना था? वी ऑलरेडी कंसिडर हमने तो क्या बनाया था? हमने ये बनाया था कि जो डी ई डैश है ये पैरेलल है बी सी के। इसका मतलब मैं यहां पर अभी सिंपल है, ई डैश की जगह पर ई आ रहा है, कोइंसाइड का मतलब यही तो हो गया। तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, डी ई पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूफ। ये था बेटा मेरा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये दोनों थ्योरम का मैंने प्रूफ बेटा पहले लेक्चर में नहीं बताया था, अभी हो चुका है। बात क्लियर समझ में आई है तो दिल मारो फेंक के और एकदम खुश हो जाइए और लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। ये हो गया मेरा प्रूफ। तो मैं आगे बढ़ता हूं और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए थे बेटा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है वो कर लिए होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। अब देखिए जरा, 15 डे की कहानी यहां से स्टार्ट होती है बेटा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, याद रखना इसको, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको। जरूरी भी है, जरूरी भी है, ध्यान देते रहिए और इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम। बहुत जरूरी टॉपिक है। प्रूफ ऐसे करना है सर, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड internally in the ratio of the side containing the angle, that is BD upon DC equal to AB upon AC। बात आ रही है बेटा समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको हम इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं बेटा, आईबीटी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आईबीटी भी बोला जाता है। चलिए, आईबीटी, आईबीटी इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। करना क्या है सर? करना ये है बेटा, इसमें सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि ये ऑलरेडी मुझे गिवन है, यानी कि बीडी अपॉन डीसी। गिवन नहीं मतलब ये मुझे प्रूफ करना है कि बीडी अपॉन डीसी, यानी कि बीडी ये है बेटा, डीसी ये है। ए बी अपॉन ए सी करना है, ए बी अपॉन ए सी करना है। एक मिनट बेटा, ये उंगली वाला क्या हो रहा है, इसको यहीं आने दीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहां पर बीडी यानी कि ये बीडी है, डीसी यानी कि ये डीसी है, ए बी क्या है बेटा, ये है, और ए सी क्या है बेटा, ये है। यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। अब इन चीजों को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? बहुत जरूरी चीज, यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है टू प्रूव। क्या हमको प्रूव करना है बेटा? तो प्रूव करना है बेटा हमको बी डी अपॉन डी सी इक्वल में ए बी अपॉन ए सी, ये मुझे प्रूफ करना है। इसको प्रूव करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है बेटा इसमें थोड़ा सा।
कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए जरा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए चलिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया बेटा, कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या कंस्ट्रक्शन है सर? कंस्ट्रक्ट सीई पैरेलल टू एडी। इसका मतलब ये है सर, ये लाइन को भी मैंने आगे बढ़ा दिया और ये पॉइंट जो मिल गया बेटा वो है ई, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों मैंने खुद से बेटा पैरेलल बनाया हुआ है। सर क्यों बनाया है, रीजन है, बताएंगे क्यों बनाया है। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया बेटा, सीई पैरेलल टू एडी एंड एक्सटेंड बी ए टू ई। क्लियर है, एक्सटेंड भी किया, यहां तक मैंने मिला दिया। ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन था, गिवन कंडीशन भी आपको पता रहना चाहिए। गिवन क्या था कि जो एंगल आपका बी ए डी है वो बेटा इक्वल था किसके, डी ए सी के, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। बात यहां तक तो क्लियर है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बोला है। तो बेटा अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, अब ध्यान से एक चीज समझिए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो मैं एक बार के लिए ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं इफ AD पैरेलल CE एंड AC इज बाइसेक्टर ट्रांसवर्सल, सॉरी बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल बेटा मेरा x है तो ये एंगल भी मेरा x हो गया, और ये तो ऑलरेडी x होगा क्योंकि ये दोनों ही एंगल इक्वल थे। बात यहां तक समझ में आ रही है। अब मैं ये देखना चाहता हूं सर ये एंगल इसके इक्वल तो हो गया, बात क्लियर है। दूसरी चीज और बताइए सर जो हो सकती है संभव, क्या हो सकती है सर, वो ये हो सकती है कि अगर ये जो डी ए और सी ई दोनों पैरेलल लाइन हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बी ई लाइन है सर ये मेरी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या समझ में आ रहा, 9th क्लास पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा आपने? अरे मैं ये कह रहा हूं बेटा डी ए और सी ई दोनों पैरेलल लाइन हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये बी ई लाइन है वो ट्रांसवर्सल हो गई कि नहीं हो गई, ऐसे समझिए जरा, ऐसे ट्रांसवर्सल है कि नहीं। अगर सर ये ट्रांसवर्सल है, ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये ट्रांसवर्सल हुई कि नहीं। तो सर ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है, इन्हीं को तो सर करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते थे हम। ये तो सर 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, अगर नहीं पढ़ा है 9th में, अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है तो ये फिर आपका बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगर बेटा नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है, बट फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ समझाने की। ऐसे एंगल को बेटा हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर बी ए डी एंगल क्या है बेटा, मेरा एक्स है, तो ये एंगल भी मेरा एक्स हो गया। बात क्लियर हो गई, और अब कहानी हमारी बन चुकी है। और हमारी कहानी क्या बन चुकी है बेटा कि ये एंगल एक्स है, ये एंगल भी एक्स है, तो ये ट्राइंगल बन गया बेटा मेरा आइसोसेल्स ट्राइंगल। और आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया तो मैं ये बता सकता हूँ ये साइड इसके इक्वल हो गई। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, एकदम आ गया सर कहानी समझ में। तो फिर अब दिक्कत कहाँ आ रही है, अब मुझे करना क्या है, मुझे ये दो साइड प्रूफ करनी है, बी डी अपॉन डी सी करना है। तो फिर एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, फिर मैं दो ट्राइंगल को लेता हूँ, और वो दोनों ट्राइंगल कौन से हैं जिनमें मैं सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकता हूँ बेटा, जरा देखिए क्या है। तो फिलहाल अगर एक चीज देखो, ये साइड इसके इक्वल हो चुकी है, और ये वाला जो एक ट्राइंगल है छोटा वाला, इस छोटे वाले ट्राइंगल को मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ कंपेयर करता हूँ। ध्यान से समझिएगा जरा कैसे, इस ट्राइंगल को इसके साथ कंपेयर करो, या फिर एक काम कर सकते हो बेटा, पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी ई सी, अभी अभी आपको मैंने थेल्स थ्योरम बताया है, बीपीटी बताया है, क्या होता है आपको ये भी पता है कि जो डी ए है या ए डी है वो पैरेलल है सीई के। तो फिर इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर अगर मैं ये लिखना चाहूं बी डी अपॉन डी सी, तो सर ये किसके इक्वल होगा,
तो सर ये सिंपल सी बात है कि जो BD अपॉन DC मैंने लिखा है वो BA या AB बोल दो उसको, एक ही बात है, AB अपॉन AB अपॉन AE के इक्वल होगा। बात तो सर क्लियर है एकदम, बात तो सर क्लियर है। तो बेटा जब मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा था तो कहानी मैंने आपको ये बताई थी, कहानी ये बताई थी कि इन ट्रायंगल, या फिर ऐसे लिखो ट्रायंगल ACE इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। और अगर ये आइसोसेल्स था तो इसमें क्या था बेटा, AC इक्वल में था किसके बेटा, AE के। तो मैं इस AE की जगह पर क्या लिख सकता हूं, ये वाला AC लिख सकता हूं। तो BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन बेटा ये AC आ जाएगा। और अब मुझे बताइए जरा देख करके, आपसे जो पूछा गया था वो आपके पास आया कि नहीं आया, और इसको अब हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया, क्लियर बात समझ में आ रही होगी, कुछ भी मैंने बहुत ज्यादा टिपिकल तो कुछ नहीं किया है। आगे बढ़ जाता हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो चुका है मेरा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो चुका है बेटा। आगे देखिए जरा, ये इंटीरियर बाइसेक्टर था, इंटीरियर बाइसेक्टर था कि अगर आपका बीच वाला एंगल दिया जाता है तो इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के बराबर होता है। इसी तरीके से बेटा आपका सेम एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। उसमें क्या रहता है कि ये लाइन ऐसे बाहर जा रही है तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोला जाता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। इस केस में भी बेटा वही होता है, AB अपॉन AD और इन दोनों का रेशियो यानी कि BC अपॉन CD। बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहां पे लिखा है BD अपॉन CD, तो देखो BD अपॉन CD, बड़े के नीचे छोटा लिख दो, बात एकदम ये भी ठीक है, बड़े के नीचे छोटा लिख दो। और AB अपॉन AC लिखा है, वो भी एक ही बात है, AB अपॉन AC लिखा है, यानी कि छोटे के बड़े के साथ लिखा है। कहानी वही है दोनों के लिए। अब आगे देखिए जरा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो कहानी तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ BPT में। द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। जो ट्रेपेजियम होता है, यानी कि ट्रेपेजियम आपको पता होगा कुछ इस तरीके का होता है बेटा, और इसके भी जो डायगोनल होते हैं प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है बेटा बराबर होता है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, यहां तक की कहानी आपको पूरी समझ में आ चुकी है, और अब मैं क्वेश्चन करना बेटा स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता हूं तो देखिए जरा, इन द पिक्चर ट्राइंगल FE इज एन एंगल। देखो FE इज एन एंगल बाइसेक्टर, FE जो है बेटा वो एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ GE, GE का लेंथ पूछा है, यानी कि इसका लेंथ बेटा मुझे नहीं पता है तो x है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने क्या बोला था बेटा, इंटीरियर बाइसेक्टर है, तो सिंपल सा मैंने आपको ये बताया था, ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली साइड और इन दोनों साइड का रेशियो बराबर आता है। तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा 32 डिवाइडेड बाई 24 और इक्वल में बेटा x डिवाइडेड बाई 12 से बेटा इसको मैंने 2 टाइम कैंसिल किया, 2 से बेटा इसको 16 टाइम, तो ऊपर आ गया 16 और इधर आ गया बेटा x। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, थंब कर दीजिए, समझ में आ गया तो दिल फेंक के मारिए बेटा, एकदम मजा आ जाएगा। आगे देखिए, इन द पिक्चर ट्राइंगल XB इज एन एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ XY। फिर से वही कहानी है, ये नहीं पता है तो इसको x लिख दीजिए, x के अपॉन में बेटा आपका 20 आ जाएगा, इक्वल में बेटा आपका 12 अपॉन 10 आ जाएगा। अब देखिए जरा 10 से ये खत्म, 2 टाइम हो गया, 2 इधर जाएगा तो बेटा x इक्वल टू 12 इंटू 2 आ जाएगा, और यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 24। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते जाएं आगे, बताते रहिए मुझे बढ़ते जाएं कि नहीं बढ़ते जाएं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं आ रहा होगा तो नहीं बढ़ेगा बेटा। अब आता है आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की सिमिलरिटी जो सबसे बड़ा रोल इस चैप्टर के अंदर निभाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है बेटा। या तो AAA से आएगा, SAS से आएगा, या SSS से आएगा। सिमिलरिटी के तीनों ही रूल आपके लिए चलने वाले हैं। चलिए, आपसे बोला गया है ट्रिपल सिमिलरिटी, यानी कि एंगल 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 सिमिलरिटी स्टेट दैट if two angle of a triangle is equal to the angle of an another triangle then the two triangle are similar। यहां पर लिख दिया है टू एंगल, बट वो
इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है कि 3 एंगल, ठीक है, एंगल एंगल एंगल। इसको बेटा कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिए जरा, यहां पर आपको मैं फिगर बना के दिखा रहा हूं। अब इसी को मैं यहां पर प्रूफ करता हूं, देखिए जरा, सीरियस होकर समझना पड़ेगा क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी टॉपिक है आपका, बहुत जरूरी टॉपिक है। ट्रिपल ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एंगल 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 का क्या रोल है। बेटा एक चीज याद रखना कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वो थर्ड एंगल इक्वल ही निकल करके आएगा। लेक्चर बेटा कितने मिनट का हो गया, 35 में। 1.5 घंटे का लेक्चर लेंगे या 1 घंटे का, जितना भी होगा कोशिश करेंगे। चलिए आगे यहां पर बात करते हैं बेटा, देखिए क्या सबसे पहला काम क्या है। इफ इन टू ट्राइंगल इफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग sides are equal in the sides are in the same ratio and hence the two triangle are similar। इसका मतलब ये है बेटा, ये तो बता दिया गया है कि ट्राइंगल सिमिलर आपके हैं, लेकिन उस केस में एक चीज याद रखिए कि अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इसका मीनिंग यह है बेटा कि अगर ए एंगल मेरा डी के इक्वल है, बी एंगल मेरा ई के इक्वल है और सी एंगल बेटा मेरा एफ के इक्वल है, ये चीज आपको एकदम समझ में आ चुकी होगी, मैं ये भली भांति समझ सकता हूं। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं तो अगर आप बोलें तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये गिवन था। चलिए अब क्या है, ए डी के इक्वल, बी ई के इक्वल और सी एफ के इक्वल गिवन है। आपको जो प्रूव करना है बेटा वो ये करना है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ए एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये तीनों साइड मुझे इक्वल प्रूफ करनी है। और ये प्रूफ करने से पहले एक चीज याद रखना, 9th क्लास में बेटा आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है 9th में आप पढ़ चुके हो, यानी कि दो ट्राइंगल के बीच में अगर एबीसी ट्राइंगल आपका बेटा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ, तो ये चीज आपको भली भांति आता है। यहां तक तो क्लियर हो रही हैं सारी चीजें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए जरा, ये मुझे प्रूव करना है, उससे पहले मैं क्या करता हूं, लेट हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, इसमें क्या करते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए जरा देखिए। कट कट द डीई एट एक्स, इट इज इम्प्लाइज दैट डी एक्स इक्वल होना चाहिए बेटा, इसको डी एक्स वाई बोला है, एक्स वाई या पी क्यू जो भी आप लिखना चाहें, तो डी एक्स बेटा आपका ए बी के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली सिमिलरली मुझे क्या करना है बेटा कि ये जो आपका डी वाई है ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अब ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एक्स वाई, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बीच में आपको क्या क्या चीजें कॉमन नजर आ रही हैं बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल है सर, ये वाली साइड इसके इक्वल है सर, ये एंगल ऑलरेडी सर मुझे गिवन है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर बेटा, हम यहां पर ये बोलेंगे, ध्यान से समझिए जरा इसको, ठीक है, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। यहां पर मैं ये बोलूंगा बेटा, ए बी इक्वल है किसके, डी एक्स के, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंड बेटा आपका जो बी सी है वो किसके इक्वल है, ए सी, सॉरी ए सी, ए सी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, आपका डी वाई के इक्वल है। अगर ये तीनों चीजें इसमें मिल रही हैं तो बेटा मैं इसको बोलूंगा साइड, इसको बोलूंगा ए, इसको बोलूंगा साइड। इसका मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी में क्लास 9th में पढ़ के आया हूं और वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसका मीनिंग तो ये निकल के आ गया सर कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है सर, वो है सर आपका ट्राइंगल डी एक्स वाई के। सर अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा बेटा इससे ये हो गया कि इट इज इम्प्लाइज दैट कि जो आपका बी सी साइड है वो एक्स वाई के इक्वल हो गया।
सर ये बात तो ठीक है। दूसरा फायदा सर ये हो गया कि जो एंगल बी है वो एंगल एक्स के इक्वल है। हाँ सर, ये भी फायदा हो गया। दूसरा ये भी हो गया कि सर जो एंगल सी है वो एंगल वाई के इक्वल भी है। सर ये भी फायदा हो गया। तो फिर इन सारी चीजों से सर मुझे क्या मिल रहा है? इन सारी चीजों से मुझे क्या मिल रहा है? ये मैंने अगर इक्वेशन नंबर बोल दिया बेटा फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये गिवन कंडीशन, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। गिवन कंडीशन को मैंने फर्स्ट बोल दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ध्यान से समझिए कि ये जो बी एंगल है वो एक्स के इक्वल है और यहां पर बी बेटा ई के इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एक्स। दूसरा पॉइंट में ये बोल सकता हूं कि बेटा अगर मेरा एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, और अभी अभी सी किसके इक्वल निकल के आया? एंगल वाई के। अब इन चीजों से क्या पता चल रहा है कि सर ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल है। तो फिर तो सर मुझे एक नई चीज मिल गई। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल के बीच में सर जुगाड़ देख लेता हूं। जुगाड़ देखना पड़ेगा सर। सर जुगाड़ ये मिलेगा, या फिर एक काम करिए, एक काम कर देते हैं बेटा, बहुत अच्छा काम ये है, इसको न लिखने की बजाय मैं ये करता हूं। इट इज इम्प्लाइज दैट, अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, इट इज इम्प्लाइज दैट एक्स वाई पैरेलल टू ई एफ। एक्स वाई जो है वो ई एफ के पैरेलल हो गया। ई एफ लिखिए यहां पर, क्या ई एफ। यहां तक तो एकदम समझ में आ रहा होगा कहां से घुमा के क्या लिखा है। ये मैंने पैरेलल क्यों लिखा है बेटा? जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और ये कब होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल? ये तभी होते हैं सर जब ये पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल होती हैं तभी सर ये इक्वल हो सकते हैं। तो पैरेलल हो गया, इसलिए मैंने पहले एंगल को इक्वल प्रूफ किया, तब मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये अगर पैरेलल हो गया तो बाई यूजिंग थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम ने क्या बोला था कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन दोनों साइड को क्या करती है बेटा, या फिर थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों को प्रोपोर्शनल यानी रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग ये हो गया सर, अगर ये इन ट्राइंगल डी ई एफ एक्स वाई पैरेलल है किसके? ई एफ के, इट इज एम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स ई इक्वल टू, दूसरा क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन, या फिर डायरेक्ट पूरा भी लिख देते हैं, आपको अगर ये ध्यान हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी एक्स अपॉन डी ई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एफ। ये डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने आपको बताया था, हिल्स थ्योरम भी बताया था। अब ये दो चीजें मुझे यहां से मिल चुकी हैं बेटा। अब जरा देखिए मुझे गिवन क्या था, गिवन कुछ था क्या? ये दो साइडें तो मुझे मिल चुकी हैं सर। अब सर यहां से जब ये मैंने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ किया था, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ किया था, तो सर मुझे ये भी पता चला था कि जो बीसी है वो एक्स वाई के इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। अगर बीसी एक्स वाई के इक्वल है तो बेटा सिंपल है कि जो बीसी का रेशियो एक्स वाई के बराबर होगा, वही रेशियो बाकी की साइड के इक्वल में आ रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसी के इक्वल में आ जाएगा मेरा बी सी अपॉन एक्स वाई। बी सी अपॉन, ये इक्वल है। चलिए अभी इसको ऐसे मत समझिए आप, इक्वल को नहीं लिखना है। एक मिनट क्या करना है, ये साइड इसके रेशियो में मिल गया मुझे। अभी पहला काम तो यही करना है सर, मुझे डी एक्स और डी वाई का वैल्यू रिप्लेस करना है। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे, डी एक्स किसके इक्वल है जरा बताइए? तो सर डी एक्स जो था मेरा वो ए बी के इक्वल था, डी वाई जो था वो ए सी के इक्वल था। तो सर फिर मैं यहां पर डायरेक्ट ये लिखूंगा कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर, और आपका ये आ जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। ये दो चीजें तो मुझे मिल चुकी हैं। अब मुझे तीसरी साइड और चाहिए, ए बी
अपॉन DE मिल गया, AC अपॉन DF मिल गया। मुझे प्रूफ क्या करना था कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड का रेशियो भी बेटा मेरा बराबर होता है। बराबर होता है तो जब मैंने यहां पर इसको लिखा था तो मैंने एक चीज और लिखना भूल गया। इसी के सामने मुझे ये भी लिखना था कि जो एक्स वाई का रेशियो होता है वो भी मेरा बेटा ई और एफ के बराबर होता है। और एक्स वाई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं ये भी आपको पता है, अभी बताया है बेटा, वो BC लिख सकता हूं। तो इसकी जगह पर आ जाएगा BC और यहां पर आ जाएगा EF। ये मुझे मिल गया सर BPT, जिससे तीनों ही साइड इक्वल हो सकती हैं। और ये हैंस प्रूफ हो गया मेरा, क्या प्रूफ हो गया, ट्रिपल ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब आज के बाद आपको हर बार ये प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये बताना है कि सर अगर किसी ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं तो उन दोनों ही ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है तीनों का वो इक्वल होता है। यहां तक बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं, और समझ में आ चुकी तो बेटा वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे ये समझ में आता जाए कि हाँ मैं बच्चों को समझा पा रहा हूं। अगर लाइक नहीं हो रहा है तो इसका सिंपल सा फंडा है कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं अच्छे से, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप अगर मोबाइल लेके मेरे सामने या लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप लोग मुझसे व्यक्तिगत नाराज हैं या क्या है? नहीं तो आपको लाइक करने का हक तो बनता है बेटा। दूसरा क्या है रूल? दूसरा रूल देख लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है क्लास 10th के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें बोला गया है बेटा मेरा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम। साइड एंगल साइड का मतलब होता है SAS। SAS इसका मीनिंग ये बोला गया है कि साइड एंगल साइड है, सिमिलैरिटी है कि बेटा अगर अगर ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ रेशियो में है। जैसे AC का रेशियो किसके साथ बेटा, E या DE के साथ, और AB का रेशियो DE के साथ, अगर ये दोनों इक्वल हैं और फिर बेटा जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा बेटा ट्राइंगल ट्राइंगल DEF के। ये इसका कहने का मीनिंग है। लेकिन इसको सर हमें अभी प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हम डायरेक्ट बोलेंगे ये लिख दिया और ये लिख दिया और ये हेंस प्रूफ हो गया। फिर कैसे करेंगे? तो देखिए मैं आगे अब आपको इसका प्रूफ बताने वाला हूं। कहानी वही यूज करेंगे जो हम हर बार यूज कर रहे हैं बेटा, उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वही सब कहानी आप यूज करेंगे जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या करना है। if one angle of a triangle is equal to the one angle of the other triangle and side including these angle are proportional then the triangle are similar। केवल आपको यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करना है, यहाँ साइड का रेशियो एंगल वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको ये दिया हुआ है बेटा ये एंगल इसके इक्वल है। दूसरी कंडीशन आपको ये भी गिवन है कि जो ए बी साइड है इसका रेशियो DE के साथ और AC का रेशियो DF के साथ, ठीक है। If one of a triangle is equal to one angle of other triangle and side including these angle proportional then triangle are similar। बेटा ये सब तो गिवन है, आपको गिवन है सर। देखो जरा गिवन क्या क्या है, टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और DEF सच दैट A इक्वल टू D है और AB अपॉन DE गिवन है और AC अपॉन DF गिवन है। तो प्रूव तो बेटा मुझे ये करना है, बस प्रूव तो मुझे ये करना है सर। कैसे करेंगे? बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, कैसे करेंगे जरा अभी देख लीजिए। ये वाला मैंने क्या किया, पहले की तरह ही कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ किया बेटा P एंड Q ऑन DE एंड DF सच दैट DP इक्वल है किसके बेटा, ध्यान से समझना, AB के इक्वल है। ये वाला DP इसके इक्वल है और जो DQ है बेटा वो AC के इक्वल है। ये ध्यान से समझने वाली बातें यही थी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, रेस्पेक्टिवली एंड ज्वाइन PQ, मैंने PQ को ज्वाइन करा दिया। अगर ध्यान से समझिएगा वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ,
डी पी क्यू। क्या चीज समझ में आ रही है सर? ये समझ में आ रही है कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? डीपी के इक्वल है। दूसरा सर ये भी समझ में आ रहा है कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है। बात तो समझ में आ रही है ना? दूसरा सर ये भी समझ में आ रहा है कि जो साइड बीसी है, जो साइड बीसी है वो सर किसके इक्वल है? सॉरी एसी है, एसी है। एसी जो साइड है वो किसके इक्वल है बेटा? वो मेरा डी क्यू के इक्वल है। किसके? डी क्यू के इक्वल है। सर मैं इसको साइड बोल सकता हूँ, इसको मैं एंगल बोल सकता हूँ, और इसको सर मैं साइड बोल सकता हूँ। तो सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंसी के लिए तो मैंने पढ़ा था जब ये इक्वल हो। यहाँ पर रेशियो नहीं है बेटा, यहाँ साइड एंगल साइड रेशियो नहीं है, याद रखना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये इक्वल दिया हुआ है, साइड इक्वल है दो और एंगल भी इक्वल है। इस केस में बेटा मुझे डायरेक्ट ये समझ में आ गया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो बेटा मेरा कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के। तो बेटा मेरे डी डी पी क्यू। अब ये कॉन्ग्रेंट तो हो गया सर। कॉन्ग्रेंट होने के फायदा क्या होते हैं? सर कॉन्ग्रेंट होने के तो बहुत फायदे होते हैं। बहुत फायदे क्या होते हैं? बहुत फायदे ये होते हैं सर कि जो एंगल ए है वो एंगल पी डी के इक्वल है ऑलरेडी। एंगल बी जो है वो मुझे मिल गया एंगल पी के इक्वल, ये भी ध्यान से समझना। और एंगल सी जो है सर वो मिल गया मुझे एंगल क्यू के इक्वल। और क्या मिल गया सर? और इसके अलावा मुझे ये मिल गया सर कि जो बीसी साइड है वो मेरा पी क्यू के इक्वल है। सर कॉन्ग्रेंट होने का ये सब फायदा मिलता है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तब ये सब मुझे मिला है। हाँ सर ये तो फायदा है। फिर क्या करना है मुझे? तो सर ये दो ट्राइंगल प्रूफ करने हैं, क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं? तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए मैं क्या पढ़ चुका हूं अभी। क्या पढ़ चुका हूं मैं? एंगल 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 पढ़ चुका हूं कि नहीं पढ़ा हूं बताइए? ड्राइव कर चुका हूं तो इसको यहां यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से समझिए। मैंने बताया बेटा, मैंने ये बताया कि जो पी क्यू लाइन है पहले यही बताना है कि क्या ये ई एफ के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। पहले यही बताना है कि ये इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम ये करता हूं, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो बेटा एक चीज देख लीजिए इस ट्रायंगल में डी ई एफ के अंदर, डी ई एफ के अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। चलिए, हाँ सर इसके बाद क्या करना है? बाद ये करना है बेटा एंगल 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 दिखा दीजिए। और पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा लेकिन कि ये वाली जो लाइन है, तो थेल्स थ्योरम यूज कर लेते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है? नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, डीईएफ में बेटा में ये मिल रहा है कि अगर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैं अभी इसी ट्रायंगल के अंदर की बात करता हूं। ये तो मैंने इसके इक्वल कट किया था, कट किया था। और दूसरी चीज मुझे ये भी मिल गया। हाँ हाँ, ये गुड 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 गुड। हाँ अब मुझे क्या चाहिए था? एक मिनट एक मिनट। अच्छा केवल मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। ओके, इन ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ में हमें बेसिक थेल्स थ्योरम लगा देते हैं बेटा। थेल्स थ्योरम लगा देते हैं। थेल्स थ्योरम ये लगा देते हैं, ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगी। यस, ये वाली जो लाइन है बेटा इसके पैरेलल होगी। जरा देखिए कैसे, इसमें क्या क्या गिवन था। इसमें बेटा ये ऑलरेडी गिवन है मुझे कि ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि गिवन है। गिवन है बेटा, क्या क्या गिवन है देखिए जरा। ए बी अपॉन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, क्या क्या गिवन है देखो। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी जरा देखिए किसके इक्वल है?
तो डीपी के इक्वल है, तो मैं इसको क्या ये नहीं लिख सकता, डीपी अपॉन डीई इक्वल टू एसी किसके इक्वल बनाया था मैंने, डी क्यू के इक्वल बनाया था, तो क्या मैं डी क्यू अपॉन डी एफ लिख सकता हूँ। ध्यान रखना बेटा, क्या गिवन है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अभी दिमाग से निकल रहा है मेरे को ये गिवन था, तो ध्यान से रखिए इस चीज को। अब ये गिवन है तो इसका क्या रोल है सर, इसका रोल ये है बेटा, ध्यान से देखिएगा, डीपी अपॉन डी, मैंने क्या किया, मैं यहां से ये देख पा रहा हूं कि सर ये तो मुझे बीपीटी नजर आ रहा है, ये तो सर मुझे बीपीटी नजर आ रहा है, तो बाई बीपीटी, by BPT, it is implies that PQ parallel to EF। अब PQ जो है बेटा पैरेलल हो गया EF के, ये इसके थ्रू हुआ है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो, देन जो लाइन जिससे ये कट हुआ है वो लाइन PQ विल बी पैरेलल टू EF, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। नाउ वी कैन से दैट, अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है बेटा वो इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये वाला जो एंगल है बेटा वो इस एंगल के इक्वल हो गया। सर ये कैसे हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F, इनको बोलेंगे बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब अगर ये इक्वल हो गए, अगर ये इक्वल हो गए तो मुझे बेटा यही तो पूछा था, एंगल एंगल यूज कर दो। तो नाउ नाउ वैसे तो हमें ये डायरेक्ट दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का ये एंगल इक्वल है, दो साइड प्रोपोर्शनल हैं, तो साइड एंगल साइड दिख ही रहा है। अब इसमें साइड एंगल साइड तो हो गया, ये दो साइड हैं और ये बीच वाला एंगल इक्वल है, लेकिन मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। ये देखिए क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो सर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, it is implies that triangle ABC similar triangle DEF by A criteria। hence proof यही आपको इसमें बताना था, और अब आपका ये थ्योरम SAS प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो की लेंथ बेटा 57 मिनट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा, और आज उम्मीद मुझे यही लग रही है कि मैं सारे डेरिवेशन आपको करा पाऊंगा, सारे डेरिवेशन ही आज आपको मैं करा पाऊंगा। दिख रहा है कुछ कट तो नहीं रहा है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। चलिए बेटा इसमें क्या बोला है, एस सिमिलैरिटी, इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। इसका मीनिंग होता है कि सर अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, अगर ये इक्वल है तब सर हम इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लेकिन लेकिन अभी देखिए जरा, इसको मैंने नेम लिख दिया ए बी सी, और इसको लिख दिया बेटा मैंने पी क्यू आर। पी क्यू आर अगर मैंने इसको लिख दिया, अगर मैंने पी क्यू आर इसको लिख दिया, तो बेटा अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि जो ए बी साइड है इसका रेशियो पी क्यू के साथ, और बेटा ए सी का जो रेशियो है वो मेरा पी आर के साथ, और जो बी सी का रेशियो है वो मेरा क्यू आर के साथ, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं, इसी रूल को बेटा सिमिलरिटी का एस क्राइटेरिया बोलते हैं, यानी कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए, मैं उम्मीद करूं आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं बेटा बताओ। हाँ सर एकदम ठीक आ रही है। चलिए तो फिर इसको प्रूफ करेंगे, आगे है इसके लिए कंडीशन देखिए। हाँ सर ये भी बहुत ज़रूरी है प्रूफ करना। चलिए इसको भी कैसे करेंगे बेटा, इस बार आपको गिवन है कि ए बी सी एंड डी ई एफ बी टू
ट्राइंगल इन विच ए बी अपॉन डी ई, ये तीनों चीजें आपको इक्वल गिवन है। प्रूव करना है कि ये दोनों ही ट्राइंगल बेटा मेरे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं सेम कंसेप्ट यहां पर, या तो आप साइड एंगल साइड यूज करिए, क्या यूज करिए, साइड एंगल साइड भी यूज करिए, या एंगल 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 यूज करिए। जो पुराने दो हम प्रूफ कर चुके हैं उनको यूज करके बेटा आपके लिए होमवर्क में दे दूं तो कैसा रहेगा, होमवर्क में दे दूं तो हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। करना तो पड़ेगा सर, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। अगर ऐसी उम्मीद करें तो आगे बढ़ें, नहीं तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करा दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं करा दीजिए सर, ऐसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो वही करा देते हैं। चलिए, इसमें आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड ट्राइंगल दिस सिमिलर दिस। ये आपको प्रूव करना है कि ए एंगल डी के इक्वल होगा, बी एंगल ई के इक्वल होगा, सी एंगल एफ के इक्वल होगा। ये तो बहुत अच्छी कहानी है सर। अगर हमें एक काम करते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल कट कर दिया, ये वाली साइड सर इसके इक्वल कट कर दिया, यहां तक तो कहानी समझ में आती है सर। सर ये दो साइड का रेशियो, देखो ये दो साइड इक्वल है मेरी, ठीक है, ये दो साइड अगर इक्वल हैं और मेरा ये ए वाला जो एंगल है अगर इसके इक्वल हो जाए तो मैं डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। बात तो सही है सर, बोल सकते हैं। लेकिन एक काम करिए, ऐसे बोलना नहीं है, क्या करना है, करना ये है कि अगर मैंने इसको इसके इक्वल कट किया है तो फिर ए बी सी और डी एक्स वाई, इसमें मुझे क्या मिल रहा है वो ऊपर देखिए, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर इन दो ट्राइंगल के बीच में, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, इन दो ट्राइंगल के बीच में ए बी अपॉन डी ई तो ऑलरेडी गिवन है, ए बी अपॉन डी ई ऑलरेडी गिवन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं सर कि जो ए बी अपॉन डी ई मुझे ऑलरेडी गिवन है, किसके इक्वल गिवन है सर ये, सर ये गिवन है ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल गिवन है। हाँ सर, मैंने क्या किया, इसको एक के इक्वल कट किया था, कंस्ट्रक्शन जो मैंने पहले आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया है कि जो बेटा ए बी है वो किसके इक्वल है, डी एक्स के इक्वल है, और दूसरा जो ए सी है बेटा वो किसके इक्वल मैंने बनाया है, डी वाई के इक्वल बनाया है सर। हाँ एक क्लियर बात है सर। तो मैं ए बी की जगह पर बेटा डी एक्स लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी ई लिख सकता हूँ, इक्वल टू ए सी की जगह पर मैं डी वाई लिख सकता हूँ, और डी वाई के नीचे सर मैं डी एफ लिख सकता हूँ। इतना तो लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये सब लिखने के बाद मैं और क्या लिख सकता हूं, तो सर यही लिखने के बाद मुझे कहानी समझ में आ रही है, और वो ये समझ में आ रही है सर कि अगर इन ट्राइंगल डी ई एफ, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर इस वाली साइड का रेशियो कंप्लीट के साथ, इस वाली साइड का रेशियो कंप्लीट के साथ, दोनों का रेशियो बेटा बराबर होता है, तो बाय यूजिंग इन ट्राइंगल डी ई एफ ये इक्वल है मेरा, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी ई इक्वल है बेटा मेरा डी वाई अपॉन डी एफ। इट इज एम्प्लाइज दैट, या फिर बाई बीपीटी हम लिख सकते हैं, बाई यूजिंग बीपीटी, बाई बीपीटी थ्योरम हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जो बेटा मेरा एक्स वाई है वो मेरा पैरेलल है किसके बेटा, तो वो ई एफ के पैरेलल है। सर एक चीज और मिल गया कि एक्स वाई जो है वो ई एफ के पैरेलल है, एक्स वाई जो है बेटा मेरा ई एफ के पैरेलल है। फिर क्या करना है सर, अब देखिए तीसरा साइड भी मेरे पास क्या था, बी सी अपॉन ई एफ था सर, बी सी अपॉन ई एफ था तीसरा वाला साइड, ये वाला बी सी अपॉन ई एफ था। अब देखिए ई एफ किसके पैरेलल है, एक्स वाई के। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता था कि अगर इन दो साइड का रेशियो, तो इन दोनों का भी रेशियो बराबर होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि जो डी एक्स का रेशियो डी ई के साथ है वही रेशियो डी वाई का डी एफ के साथ है, तो वही रेशियो मेरा एक्स वाई का ई एफ के साथ हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया बताइए, हो गया कि नहीं हो गया।
सर हो गया। अब क्या करना है? अब ये करना है सर कि अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन कर दूं, इसको इससे कंपैरिजन कर दूं, तो इन दो के बारे में तो मुझे सर ऑलरेडी पता था, इन दो के बारे में तो ऑलरेडी मुझे पता था। बट अब मुझे ये पता चल गया कि जो एक्स वाई है सर वो बी सी के इक्वल है। इसका मतलब ये तीसरा साइड इसके इक्वल हो गया। अब आ गई कहानी समझ में बेटा। सर अब मैं क्या कह सकता हूं, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एक्स वाई, देखिए ध्यान से जरा, डी एक्स किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, ठीक है। और क्या है? ए सी किसके इक्वल है? डी वाई के इक्वल है। और अभी अभी मैंने क्या प्रूफ किया है? अभी अभी मैंने क्या प्रूफ किया है? बी सी किसके इक्वल है? एक्स वाई के। तो बेटा ये जो बी सी है वो किसके इक्वल हो गया? एक्स वाई के। और जब तीनों ही साइड बेटा इक्वल होती हैं, साइड साइड साइड, तो ऐसा कॉन्ग्रुएंसी का रूल बेटा किसके अंदर था? कॉन्ग्रुएंसी के अंदर था। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर था तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा ट्राइंगल डी एक्स वाई के। और जब ये इसके इक्वल हो गया यानी कॉन्ग्रेंट हो गया, तो यहां से मुझे बेटा ये मिल गया, इट इज इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। मिल गया सर, डी मिल गया। दूसरा सर, एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल सी इक्वल टू एंगल वाई, ये सब तो मिल गया सर। ये तो एक हो गया प्रूफ, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो यहां से पूछा था, ये हो गया। अब सर बी एक्स के इक्वल है, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर एक्स वाई पैरेलल है ई एफ, अगर एक्स वाई पैरेलल है ई एफ, इट इज इंप्लाइज दैट एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ई, एंगल वाई इक्वल टू एंगल एफ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, फिर क्या बोलेंगे? अब मैं यहां से वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा, यहां से उठा के यहां रख दूंगा। तो x की जगह पे क्या रखना है? तो बेटा एंगल b इक्वल टू एंगल e हो गया। y की जगह पर क्या लिखना है? f लिखना है। तो एंगल c इक्वल टू एंगल f हो गया। यही सब आपको प्रूफ करना था, यही सब प्रूफ करना था। अब सिमिलर भी तो करना था सर। सिमिलरिटी के लिए क्या करना है? नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ध्यान से देखना, दो साइड मुझे पता है। कौन से वाले दो साइड पता है? कौन से वाले दो साइड पता है सर? मुझे ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन डी ई पता है सर, इक्वल टू ये वाला क्या है? ए सी अपॉन डी ई पता है। और सर इनके बीच वाला एंगल भी पता है, साइड एंगल साइड से, क्या बोल सकता हूं? साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बेटा? दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस, जो मैं पहले प्रूफ कर चुका हूं। हो गया प्रूफ, खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए बेटा। बात समझ में आनी चाहिए बेटा, बस और कुछ नहीं है। बात एकदम आपको समझ में आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाएं बेटा। चलिए ये थ्योरम हो गया और ये सारे थ्योरम अब आपके हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से लर्न करके रखिएगा, सारे ही रिजल्ट्स आपके काम के। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है बेटा? इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड दे आर फर्दर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। इसका मतलब ये है बेटा, आपको ये याद भी रखना है, आपको ये याद भी रखना है बहुत अच्छे से, कि अगर दो ट्राइंगल बेटा मेरे सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो, ध्यान दीजिए, ध्यान बहुत अच्छे से समझिए। ये दो ट्राइंगल हैं तो इन दोनों का पेरीमीटर मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तीनों का जो प्लस है, यानी कि दोनों का पेरीमीटर आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ साइड्स।
तो दोनों का जो पेरीमीटर है बेटा एवरी पेयर के रेशियो के इक्वल होगा। 3 पेयर होते हैं, तीनों के इक्वल होगा। जिसको भी आप सामने रखेंगे उसी से वैल्यू मिल जाएगी, किसी एक को रख देंगे उसी से वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये इसके भी इक्वल होता है, ये इसके भी इक्वल होता है, ये इसके भी इक्वल होता है। बात समझ में आ चुकी है? आगे दूसरा पॉइंट, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब ये है कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है मेरे, तो मैंने अगर इसके बीच में मीडियन मिलाया, ये मीडियन हो गया, तो बेटा इन दो साइड का जो भी रेशियो होगा मेरा, वही रेशियो बेटा मेरा इस तीसरी वाली साइड का यानी मीडियन का भी उन्हीं के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मीनिंग ये है कि अगर बेटा मेरा ए बी अपॉन एक्स वाई है, इक्वल है क्या ए सी अपॉन वाई एक्स जेड है, इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैंने यहां पर पी और क्यू पॉइंट बना दिए दो, तो बेटा लास्ट में ये ए पी अपॉन एक्स क्यू के बराबर हो जाएगा। सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी, याद रखना अगर ये मीडियन है तो। देखो केवल मीडियन के साथ नहीं होता बेटा, यही कहानी एंगल बाइसेक्टर के साथ भी होती है। मतलब अगर ये वाला दो ट्रायंगल सपोज मैंने ऐसे बनाए, ध्यान से समझिएगा जरा, तो ये मैंने सपोज एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये दोनों इक्वल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो बेटा यही कहानी अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तीसरा साइड ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो चौथा वाला साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया? एंगल बाइसेक्टर बेटा यही कहानी किसके साथ होती है? एल्टीट्यूड के साथ भी होती है। 3 चीजें बता रहा हूं, मीडियन बता दिया, एंगल बाइसेक्टर बता दिया, अब एल्टीट्यूड समझ लीजिए क्या होता है। एल्टीट्यूड ये होता है बेटा कि जो परपेंडिकुलर डाला जाता है दो ट्रायंगल के बीच में। जैसे मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल, तो इनका भी रेशियो सेम उसी तरीके से होगा जो 3 साइड का रेशियो होगा। यानी कि अगर मैंने सपोज इसको एडी बोला है और इसको मैंने एक्स वाई बोला है, तो एडी अपॉन एक्स वाई भी इक्वल होगा उन्हीं तीनों साइड के रेशियो के बराबर। ये होती है मेरी कहानी डेरिवेशंस की खत्म। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन कर पाते हैं? 2-3 क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो चुका है ऑलरेडी। 112 हो, काफी लेंदी लेक्चर हो गया बेटा। दो ट्राइंगल हैं बेटा मेरे सिमिलर हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ आर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन बीसी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देखिए जरा ध्यान से, पहले तो मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूं। एक है एबीसी, दूसरा है मेरा बेटा डीईएफ। ये है एबीसी और ये है बेटा मेरा डीईएफ। क्या क्या गिवन है? दोनों का पेरीमीटर गिवन है। इसका पेरीमीटर कितना है बेटा? 30 सेंटीमीटर है और इसका कितना है बेटा? 18 सेंटीमीटर है। गुड। बीसी कितना है? 9 है। तो फाइंड क्या है? ईएफ पूछा है, तो यही तो पूछा है, एक्स होगा। अभी अभी मैंने क्या बताया था? अगर ये दोनों सिमिलर ऑलरेडी गिवन हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल की कहानी क्या होती है फिर देखिए जरा। अभी अभी बताया, वैसे मैं देखो ये दिखा देता हूं। अभी अभी बताया, देखो पेरीमीटर का रेशियो तीनों ही साइड के रेशियो के बराबर होता है। अगर मुझे लास्ट वाली साइड मिलती है नीचे वाली दोनों की, तो उसको यूज कर लेता हूं मैं। तो देखिए मुझे मिल रहा है बीसी अपॉन ईएफ, तो इसका पेरीमीटर कितना? 30, इसका पेरीमीटर कितना? 18। कैंसिल करेंगे, बीसी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता कितना है बेटा? 9। 9 अपॉन ईएफ इक्वल टू 30 अपॉन 18। बात यही है ना? बात यही है। तो बेटा 3 से इसको 3 टाइम, इसको बेटा 10 टाइम। अब ये कितना हो जाएगा जरा देखो, ये हो जाएगा 18 इधर जाएगा तो 54 हो जाएगा। ईएफ यानी 10 को इधर लेके आ जाते हैं डिवाइड में और इधर ईएफ ले जाते हैं, ईएफ ले जाते हैं। डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा? ईएफ इक्वल टू 5.4 आ गया। कितना आ गया बेटा? 5.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इफ एस इज द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, देखो जरा एक ट्राइंगल है मेरे पास कुछ इस तरीके का, और इस ट्राइंगल का नाम है क्या? पी क्यू आर ही है। और पी क्यू आर में एक कहानी ये दे रखी है कि बेटा कोई एस पॉइंट है जो पी साइड पर है, तो मैंने एस पॉइंट बना दिया बेटा यहां पर।
और फिर उसने ये बोला है कि जो पी एस है यानी कि पी एस ये हो गया, पी एस किसके इक्वल है, क्यू एस, तो क्यू एस तो ये हो गया, और किसके इक्वल है, आर एस, इसका मतलब ये है बेटा ये और ये और ये तीनों इक्वल हैं। अगर ऐसा केस होता है तो क्या होता है, देखो ध्यान से, ये अगर ये इसके इक्वल है तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेल्स हो गया, आइसोसेल्स से तो ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये इसके इक्वल है तो ये भी आइसोसेल्स है, अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगा। बात समझ में आ रही है। सारे एंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो ये वाला एक्स, ये वाला वाई, प्लस ये वाला एक्स, प्लस ये वाला वाई, तीनों एंगल का सम करते हैं तो बेटा आंसर आता है 180, ट्राइंगल के एंगल का सम। एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, 2 कॉमन निकाल दिया तो बेटा मेरा एक्स प्लस वाई बच गया मेरे पास, और आंसर है 180। इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180/9 यानी कि कितना 180/2 इक्वल टू यानी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है सर वो 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये पूरा ट्राइंगल कैसा हो गया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया सर। कैसा हो गया सर, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया सर ये। और जब राइट एंगल ट्राइंगल हो जाते हैं तो बेटा फिर हम क्या फॉलो कराते हैं उसके अंदर, ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, यानी कि क्यू आर जो है वो हाइपोटेनस हो गया। तो बेटा जो क्यू आर है इसका जो स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का, वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यही होगा ना। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, जरा देखिए ये कहाँ पर मिल रहा है आपका, क्यू आर यानी कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, मैंने साइड पी क्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने क्यू आर पे बना दिया बेटा, वो पी क्यू पर होगा। तो ये अगर पी क्यू होगा, ये बेटा मेरा ये पी क्यू है, ये आर है। देखो पी क्यू तो बन गया क्या, पी क्यू तो बन गया हाइपोटेनस, तो पी क्यू का स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के यानी कि पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, मैच कर लीजिए किससे होगा, ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि बेटा ये आपका एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, अगर ये दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, ये सिमिलर कब होंगे, तो मैं पहले दो ट्राइंगल बनाता हूं। देखो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, मैं दो ट्राइंगल बनाता हूं पहले, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है। एक ट्राइंगल है बेटा मेरे पास ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। ध्यान से समझना कि ए बी का रेशियो डी ई के साथ है, इसका मतलब ए बी डी ई के साथ है, इसका मतलब बात समझ में आती है। बी सी किसके साथ है बेटा, इसका मतलब ये वाली साइड जो है वो एफ डी के साथ है, एफ डी के साथ है बेटा, इसके साथ है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच का एंगल ये है और इन दोनों के बीच का एंगल ये है, कि अगर एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो गए तो साइड एंगल साइड से मेरा रेशियो हो जाएगा बराबर। तो बी डी किसके इक्वल है, इसके। बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, पहले ये बना के देखना है। देखो ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, इसका मतलब इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी होने के लिए कंडीशन उसने पूछा था बेटा, ये हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। एनएसटीएससी 2013 दक्षिणा फाउंडेशन में आएगा, याद कर लो। किसमें आएगा, दक्षिणा फाउंडेशन में आएगा। अगर दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ, और नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करो। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने करने की कोशिश की होगी, और अब मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ इसका। सबसे पहले एक ट्राइंगल है एबीसी, डी इज अ पॉइंट एंड साइड बीसी, डी बीसी पर एक इस तरीके से पॉइंट दिया है, तो मैं एक ट्राइंगल एबीसी बना देता हूं। बेटा ट्राइंगल बना के करने में क्या दिक्कत आ रही है तुमको, एबीसी, और इसमें बोला है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, तो डी यहां पर मैंने कोई एक पॉइंट बना दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं सर। और ए बी मुझे फाइंड करना है, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये वो ए सी 3 है बेटा, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। एडी को भी मिला दिया और ये भी 3 सेंटीमीटर है। बात तो ठीक है यहां तक। अभी बीडी कितना गिवन है सर, 8 सेंटीमीटर गिवन है। बात ये भी ठीक है सर। सीडी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। सर ये तो बहुत अजीब कहानी हो रही है। हाँ हो रही है भाई। मैं एक काम कर लूँ क्या, मैं एक काम कर लूँ क्या, दोनों ट्रायंगल को सेपरेट कर लूँ क्या। हाँ सर कर सकते हैं।
क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ना फिर। देखो मैं थोड़ा छोटा सा ही बना देता हूँ, लेकिन सेपरेट कर देता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया बेटा और इसका नेम दिया मैंने ADC, जिसमें ये 3 है, ये 3 है और ये 1 है। अब मैं एक बड़ा ट्रायंगल बना देता हूँ बेटा, जिसमें ये A है, जिसमें ये B है और जिसमें ये C है। ये मुझे फाइंड करना है बेटा। ये मुझे ऑलरेडी पता है। BC कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो गया। AC कितना है, ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर है। चलिए सर एक काम करें क्या, क्या क्या करें बेटा, क्या करें बेटा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं, याद रखना एक चीज। तो फिर क्या होगा, वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अगर 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 ये दो रेशियो मिल जाए मुझे, यानी कि इस वाली साइड का देखो जरा, AC इसका, छोटे वाले ट्राइंगल का AC और बड़े वाले ट्राइंगल का BC, छोटे वाले ट्राइंगल का AD और बड़े वाले ट्राइंगल का, सॉरी छोटे वाले ट्राइंगल का लेता हूं बेटा क्या, छोटे वाले ट्राइंगल का ये DC, तो बड़े वाले ट्राइंगल का लेना पड़ेगा मुझे AC, फिर छोटे वाले ट्राइंगल का लेता हूं बेटा AD और बड़े वाले ट्राइंगल का लेना पड़ेगा AB। अब देखो जरा AC कितना है, AC कितना है, छोटे वाले का AC 3 है और बड़े वाले का BC 9 है, छोटे वाले का DC 1 है, बड़े वाले का AC कितना है 3 है, छोटे वाले का AD कितना है, छोटे वाले का AD कितना है 3 है, और ये AB मुझे नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। तो मैं क्या इसको इसके इक्वल लिख के सॉल्व कर सकता हूँ, सर ये अगर x है तो x इधर जाएगा और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो सर x की वैल्यू 9 हो जाएगी। सिमिलरिटी का रूल यूज किया है बेटा मैंने, और ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को वापस करके चेक करिए, फिर से समझ में आ जाएगा। हर चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर हो पा रहा है, उम्मीद करता हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ हर चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है बेटा, हर चीज क्लियर हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ जाता हूँ मैं, आगे बढ़ जाता हूँ। ये क्वेश्चन है, अभी एक बार ये देखने तो जरा कितने क्वेश्चन बचे हैं जिनको आप होमवर्क में भी कर सकते हो क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं तो थंब करके भेज दीजिए बेटा, नहीं तो फिर मैं करा देता हूँ। बताइए ये क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। ये क्वेश्चन मैं ही करा देता हूँ आपको, मल्टीपल चॉइस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये भी याद रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मल्टीपल चॉइस पर अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो समझ लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आगे जा सकते हो स्कोर में, मैथमेटिक्स में। बेटा याद रखना, जब हमने 97 प्लस स्कोर किया है मैथ्स में, तो उस टाइम पर बेटा हमारा मल्टीपल चॉइस 20 आउट ऑफ 20 था, 20 आउट ऑफ 20 था। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी मल्टीपल चॉइस में स्कोर मैक्सिमम करिए, और जिसका मल्टीपल चॉइस बहुत स्कोर अच्छा गया उसका ऑलमोस्ट सही जाता है। और इसका एक प्लस पॉइंट बताऊं क्या है बेटा, जिसके मल्टीपल चॉइस ऐसे करेक्ट जाते हैं ना, तो एग्जामिनर जो होता है उसका माइंड खुश हो जाता है, देख के बोला यार बच्चा बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। तो कुछ बेनिफिट उसका भी मिल जाएगा, जहां एक दो कटने होंगे वो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों पर आप अपनी पकड़ बनाते रहिए, अच्छे से काम आएगा। ठीक है, चलिए मेरे पास कुछ दिया हुआ है, और एंगल पी ए बी पूछा है। पी ए बी क्या है, सॉरी PBA, यानी ये एंगल पूछा है मुझसे, ये एंगल पूछा है। ये एंगल 50 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। ये 50 है, ये 30 है, तो कितना 80 हो गया, और 180 से माइनस किया तो ये 100 आ गया। चलिए ये तो मैंने बेसिक सी चीजें कर ली सर। अब मुझे करना क्या है कि सर एक चीज देखिए, 6/5 कितना होता है, 6/5 कितना होता है सर, ये होता है 1.2 होता है, सॉरी 1 पॉइंट, हाँ 1.2 होता है सर। फिर देखिए सर 3/2.5 कितना होता है सर, यहाँ से डेसिमल को हटा दीजिए, ऊपर 0 डिवाइड करेंगे, 25 बन जाए, 25 5 बच गया, डेसिमल लगाया 0, 25 2 सर ये तो बराबर आ गया। अरे बेटा वही तो कह रहा था मैं कि जो AP का रेशियो है, अगर वही PD का रेशियो है, यानी कि AP का PD के साथ जो रेशियो है, अगर वही रेशियो बेटा मेरा BP के साथ इसका PC का है, तो फिर बीच वाला एंगल इन दोनों का इक्वल है,
अब मैं क्या कह सकता हूं, साइड एंगल साइड का जो क्राइटेरिया है उससे मेरे ये दोनों ही ट्रायंगल बेटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो एक चीज याद रखना, अब याद रखना एक चीज ध्यान से, कैसे, AP के अपॉन में PD है, तो अगर मैंने APB लिखा है तो ये किसके इक्वल आएगा, तो AP के अपॉन में PD है, तो यहां पर आएगा बेटा PDC आएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो मुझसे B एंगल पूछा जा रहा है वो C एंगल के इक्वल होगा, और C एंगल कितना है बेटा 100 है, तो जो B है उसके सामने C आ रहा है, P के सामने D आ रहा है, देखो P के सामने APB, और यहां से क्या लिखा है मैंने, ओके 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 ओके, ये लिखना पड़ेगा DPC, तो बेटा P के सामने P आ रहा है और आपका A के सामने D आ रहा है, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 100। अब आपका ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये यार टच मच से क्वेश्चन है, वो तो कर लोगे आप, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, सारे क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो होगा। मैं होमवर्क में देता हूँ आपको, कितने क्वेश्चन है जरा देखो, एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है 3, एक ये क्वेश्चन है 4, एक ये क्वेश्चन है 5, एक ये क्वेश्चन है 6 और एक ये क्वेश्चन है 7। ये 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके बाद फिर आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में पोर्शन वो बचा हुआ है जो आपको हायर एग्जाम्स में पूछा जाएगा, यानी कि एरिया का रेशियो पूछा गया है, हालांकि वो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, बट बेटा मैंने आपको क्या बोला, 2 महीने में वो चीजें पढ़ानी है जो आपको कहीं ना कहीं हाई लेवल पे लेकर के जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट वीडियो इसका बचेगा, बोर्ड एग्जाम्स में वो नहीं आने वाला, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, बट वो आपके हायर एग्जाम्स, जैसे कि आपने NTSC एग्जाम में अपेयर किया है, या आपने दक्षिणा फाउंडेशन में जा रहे हो, या फिर आप आगे चल के JEE में या फिर IIT में या नीट में तैयारी करने जा, नीट में तो मैथ्स नहीं आएगा, JEE में आएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, और पूरे मोटिवेशन के साथ आप जुड़े रहिए, इसी तरीके की एनर्जी जैसे हमारे साथ है उसी तरीके की एनर्जी आप में होनी चाहिए, उस एनर्जी के साथ आप लगे रहिए, और आपका कोर्स भी चल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, छुट्टियां भी बढ़िया चल रही हैं, आप कौन सा ज्यादा पढ़ रहे हो, 2-3 घंटे तो पढ़ रहे हो बस, 1 घंटे होमवर्क करते हो, 2 घंटे लेक्चर लेते हो, बस कहानी खत्म। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका समय ये निकलते हुए जा रहा है ना, ये समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि समय और शिक्षा का महत्व जिस व्यक्ति ने समझ लिया वो जीवन में सफल हो जाता है, और जिसने शिक्षा और समय का महत्व नहीं समझा वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय नवोदय, बाय बाय।